राजनीति के गलियारों में हमेशा कुछ रहस्य दफन होते हैं और जब कोई अप्रत्याशित घटना घटित होती है तो पर्दों के पीछे की सच्चाई खंगालना एक चुनौती बन जाता है। महाराष्ट्र की सियासत में भी कुछ वैसा ही तूफान मचा हुआ है, जहां एक विमान दुर्घटना ने कई अनसुलझे सवाल खड़े कर दिए। खराब विजिबिलिटी में लैंडिंग की कोशिश आखिर क्यों? लैंडिंग क्लियरेंस के बाद अचानक ऐसा क्या हुआ? अचानक पायलट क्यों बदल दिए गए थे? क्या यह संभव था कि विमान वापस चला जाता? सीधे क्रैश लैंडिंग ही क्यों? कितना सुरक्षित लियरजेट 45 प्लेन? क्या अजीत पवार के विमान में बम था? जब हादसे के बाद अजीत पवार का पूरा शव जल चुका था, तो फिर उनके पास रखा कागजात सुरक्षित कैसे था? क्या प्लेन में वाकई 6 लोग सवार थे? 6 लोग सवार थे तो फिर 5 की मौत क्यों? छठा अचानक गायब कहाँ हो गया और रिपोर्ट में सिर्फ 5 लोगों का ही जिक्र क्यों था? क्या लैंडिंग अप्रोच सच में सुरक्षित थी? अगर खतरा महसूस हुआ तो मेडे कॉल क्यों नहीं किया गया? ये तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं तमाम राजनीतिक दलों के नेता। देखिए, जब कोई भी हवाई जहाज या पानी का जहाज खतरे में होता है तब मेडे एक डिस्ट्रेस कॉल यानी कि तनाव के वक्त लगाई जाने वाली मदद की गुहार है। मगर अजीत पवार के विमान हादसे का शिकार होने से पहले उसके पायलट ने एटीसी को कोई भी मेडे कॉल नहीं दी थी। सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन के फाउंडर कैप्टन अमित सिंह ने भी बताया है कि मेडे कॉल ना किया जाना इस ओर इशारा करता है कि आखिरी वक्त तक पायलट का विमान पर नियंत्रण था। उन्होंने कहा कि अगर विमान में इंजन फेलियर हुआ होता या फिर कोई और समस्या हुई होती तो पायलटों ने मेडे कॉल दी होती। अजीत पवार के प्लेन क्रैश के पीछे क्या है सच? 10 फरवरी को खुलासा करेंगे रोहित पवार। जी हाँ, विधायक रोहित पवार ने कहा कि यह मौत स्वाभाविक नहीं थी। हर किसी के मन में कई सवाल और संदेह बने हुए हैं। मैं 10 फरवरी को इस बारे में मुंबई में प्रेजेंटेशन देकर बताऊंगा कि क्रैश क्यों हुआ और कैसे हो सकता है। इधर मामले की जांच कर रही सीआईडी की टीम ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। जांच की आज अब अजीत पवार के सबसे करीबी हलकों तक पहुंच चुकी है। खबर तो ये भी है कि सीआईडी ने अजीत पवार के पीए अविनाश सोलावत से लगभग 4 घंटे से भी अधिक समय तक सवाल जवाब किया। सीआईडी अधिकारियों का मुख्य ध्यान इस बात पर था कि हादसे से ठीक एक दिन पहले यानी कि 27 जनवरी की रात को आखिर हुआ क्या था। अधिकारियों ने सोलावत से अजीत पवार के बारामती दौरे की पूरी प्लानिंग की जानकारी भी मांगी और उनसे पूछा गया कि इस दौरे का शेड्यूल आखिर क्या था, किसने तैयार किया था और क्या यात्रा से पहले भी इस तरह की संदिग्ध गतिविधि या फिर तकनीकी समस्या की बात सामने आई थी। सीआईडी इस जांच को 3 मुख्य चरणों में जांच कर रही है। पहले चरण में विमान की गति, ऊंचाई, इंजन का तापमान, हवा का दबाव और पायलटों के बीच हुई आखिरी बातचीत का विश्लेषण किया जा रहा है। दूसरे चरण की बात की जाए तो इसमें विमान के मलबे को प्रयोगशाला में पहले ही भेज दिया गया है। यहाँ ये पता लगाया जाएगा कि विमान में आग हवा में लगी थी या फिर जमीन से टकराने के बाद मलबे के अवशेषों से किसी भी तरह के विस्फोटक या बाहरी हस्तक्षेप की भी जांच की जा रही है। तीसरे चरण की बात करें तो उन सभी लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं जो हादसे से पहले अजीत पवार के संपर्क में थे। इधर जांच हो रही है, उधर तमाम नेता और भी उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं और तमाम संदेह भी जता रहे हैं और तमाम सवाल जवाब भी खड़े कर रहे हैं। अजीत पवार के करीबी माने जाने वाले एनसीपी नेता अमोल मिटकरी ने दावा किया है कि उन्हें कुछ लोगों ने ये बताया है कि हादसे के बाद अजीत पवार का शव पहचानने की भी हालत में नहीं था, लेकिन उनके पास मौजूद कागजात पूरी तरह से सुरक्षित मिले हैं। मिटकरी ने सवाल भी उठाया कि जब शव इतनी बुरी हालत में थे, शत विक्षत हो चुके थे, तो विमान में रखा कागजात आखिर कैसे नहीं जला? उन्होंने आगे कहा कि मीडिया में पहले ये खबर चली कि विमान में 6 लोग सवार थे, जबकि बाद में खबर सामने आई और जानकारी में केवल 5 लोगों के ही नाम थे। इनमें पायलट कैप्टन सुमित कपूर, को पायलट शांभवी पाठक, पिंकी माली, अजीत पवार और उनके बॉडीगार्ड विदीप जाधव शामिल थे। ऐसे में छठा व्यक्ति कौन था और वो कहाँ है? यह अब एक बड़ा सवाल बनकर खड़ा हुआ है। एनसीपी नेता ने यह भी कहा कि अगर विजिबिलिटी कम थी, विमान में ईंधन मौजूद था, तो पायलट पुणे में लैंड कर सकता था या हवा में चक्कर भी लगा सकता था। सीधे क्रैश लैंडिंग का फैसला क्यों लिया गया? उन्होंने सवाल उठाया कि जब पुणे में लैंडिंग का सुझाव दिया गया था तो वहां विमान क्यों नहीं उतारा गया? अचानक पायलट बदलने, ट्रैफिक का हवाला देने और पहले से खराब विमान को उड़ान की अनुमति मिलने जैसे मुद्दों पर भी उन्होंने संदेह जताया है। उधर सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि अजीत पवार ने भाजपा से नाता तोड़ने और अपने चाचा व शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में लौटने का फैसला कर लिया था।
अजीत पवार लगातार कहते रहे कि उनके पास भाजपा के घोटाले की फाइल है और वे इसका खुलासा करेंगे। 15 जनवरी को उन्होंने यह बात कही और अगले 10 दिनों में यह दुर्घटना और उनकी मौत ये सच में वाकई रहस्यमयी है। इसी बीच शरद पवार गुट के सांसद बजरंग सोनवणके ने कहा कि जरूर इसमें बम था। सांसद ने इस हादसे पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए विमान में बम होने की आशंका जताई। अब ये विमान क्रैश महज एक हादसा था या फिर एक बड़ी साजिश का हिस्सा, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन शायद ना भी पता चले, क्योंकि इससे पहले कई हादसे हुए हैं और जांच के बाद दोष पायलट पर ही मड़ेल दिया जाता है। आखिर हम इन हवाई दुर्घटनाओं में कितनी कीमतें जाने गंवाएंगे। अगर हाल ही के प्लेन क्रैशों पर नजर डालें तो साल 2021 में सीडीएस जनरल बिपिन रावत, भारत के पहले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष का दिसंबर 2021 में तमिलनाडु के कुन्नूर के पास एयर क्रैश में मौत हो जाती है। 2 दिसंबर 2009 को आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी का हेलीकॉप्टर नालामाला जंगल में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। 30 अप्रैल 2011 को भी पूर्व मुख्यमंत्री दोयला खांडू का भी हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और उनकी मौत हो जाती है। हाल ही में 2025 12 जून की बात करें तो अहमदाबाद में भयंकर एयर क्रैश में पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के रूपाणी जी की मौत हो जाती है, साथ में सैकड़ों यात्री की भी। जी हाँ, इसके बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की प्लेन क्रैश में मौत हो गई। बारामती में हुए इस हादसे की अब एक नहीं बल्कि कई एंगल से जांच की जा रही है। क्या ये महज दुर्घटना थी, पायलट टेटर था या फिर कोई साजिश थी? इसका जवाब तो गहन जांच से ही मिल सकता है, अगर कभी मिला भी, क्योंकि आज तक जितने भी क्रैश हुए हैं, आज तक उनमें से किसी का भी संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया है। ये नहीं पता चल पाया कि दुर्घटना की आखिर असली वजह क्या थी। अजित पवार की प्लेन क्रैश पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक विजिबिलिटी कम होने की वजह से बारामती में रनवे नहीं दिखा और लैंडिंग की कोशिश नाकाम हो गई। ममता बनर्जी समेत तमाम नेताओं ने सवाल उठाया, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है। हालांकि अजित पवार के चाचा शरद पवार ने हादसे के पीछे किसी भी तरह की राजनीति होने की बात से इनकार करते हुए कहा कि ये महज एक दुर्घटना थी। हादसे के बाद शुरुआती जानकारियां भी सामने आ चुकी है, लेकिन अब भी कई ऐसे अहम सवाल हैं जिनके जवाब देश चाहता है। आखिर आखिरी पलों में क्या हुआ? लैंडिंग के दौरान किन हालात ने खतरा बढ़ाया और क्या सुरक्षा प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन हुआ भी? ये वो सवाल है जो इस पूरे मामले को और गंभीर बना रहे हैं। हमें इन सवालों का जवाब चाहिए। उनमें प्रमुख है, खराब विजिबिलिटी में लैंडिंग की कोशिश आखिर क्यों की गई? क्या ये संभव था कि विमान वापस लौट जाता? लैंडिंग ब्लिटेंस के बाद अचानक क्या हुआ? कितना सुरक्षित है लियरजेट 45 विमान? हादसे के चश्मदीदों ने बताया कि विमान को हवा में देखकर ही लग रहा था कि वे लैंड नहीं कर पाएगा। एक प्रत्यक्षदर्शी ने तो बताया कि जब विमान नीचे आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो क्रैश होने वाला है। वो क्रैश भी हो जाता है। तो कुछ ने ये भी दावा किया है कि क्रैश होने से पहले किसी को प्लेन से कूदने की कोशिश करते हुए भी देखा गया है। डीजीसीए के बयान में तो ये कहा गया कि विमान के पायलट ने पहले रनवे ना दिखाई देने की सूचना दी और बाद में ये सूचना दी कि रनवे दिख रहा है। सोशल मीडिया पर सामने आया है कि जिसमें विमान हवा में ही पलटते हुए दिख रहा है। बहरहाल इस विमान हादसे के तमाम सवालों का जवाब देश चाहता है, पर पता नहीं कभी मिलेगा या ये भी इतिहास का एक पन्ना बनकर रह जाएगा।